हेलो गाइस, दिस इज सुनकार प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत कर रहा हूं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं हमारा नया अध्याय जनरल साइंस में, वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपको उन सभी टॉपिक्स को देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जाहिर सी बात है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जनरल साइंस के टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो जनरल साइंस के टॉपिक को तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, टोटल कंप्लीट करूंगा। ठीक है, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप मेरे चैनल पे आएँ तो आप मेरे वीडियो को क्या करें, मेरे वीडियो को लाइक या डिसलाइक आप ज़रूर कीजिए। चाहे आप लाइक करें चाहे डिसलाइक करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पे। ठीक है, अच्छा या बुरा, वॉट एवर यू फील, वो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल की रीच नहीं बढ़ी है। मैं बहुत लंबे समय से जो है मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को देख सकते हैं। मैं 2018 से मेहनत कर रहा हूँ, मेरा चैनल का अभी तक रीच नहीं बढ़ा है। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपको अच्छा लगे वो। ठीक है, तो आइए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा जनरल साइंस में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करूँगा। और कंप्लीट जीएस जो है अगर आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप मेरे फेसबुक जो चैनल, फेसबुक का जो पार्ट्स है, आप उसको, मेरा जो फेसबुक का पेज है, आप उसको क्या करें, ठीक है, फॉलो करें। वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो मेरा नाम सुनकर प्रजापति है, तो आप जानते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ब्लड का पोर्शन। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि ब्लड में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। ब्लड को अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आप कार्पल्सेस और प्लाज्मा दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से प्लाज्मा तो आप जानते हैं 55% होता है, कार्पल्सेस जो होते हैं वो आपके 45% होते हैं। ब्लड में ये 55% पाया जाता है, जबकि ये जो है वो 45% पाया जाता है। सब पे चर्चा करेंगे। और कार्पल्सेस में जो है वो तीन चीज़ें पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के दूसरे जो नाम होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। आरबीसी की जगह पे एरिथ्रोसाइट्स जो है यूज किया जाता है नाम, और डब्ल्यूबीसी की जगह पे जो है वो लिकोसाइट्स नाम यूज किया जाता है, और प्लेटलेट्स की जगह पे जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स जो है नाम बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ये जब भी आप जनरल साइंस पढ़ें तो इनके जो अदर नेम्स होते हैं, जितने भी अदर नेम्स होते हैं, उन पर आप बेसिकली ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अदर नेम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो जनरली ज़्यादा यूज होने वाले नाम है उनमें थोड़ी सी कम क्वेश्चंस को डाला जाता है, वही क्वेश्चन आपका अदर नेम में डाल देगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए अदर नेम पे भी आप ध्यान दें, जैसे इर्थोसाइट्स हो गया, ल्यूकोसाइट्स हो गया, ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट्स हो गया। अगर हम आरबीसी के बारे में बात करें तो डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें तो डब्ल्यूबीसी आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि एक आपका आएगा, ठीक है, एसिनोफिल्स, एक दो प्रकार का आता है, एक मोनोसाइट्स आता है, ठीक है, और एक आता है आपके पास लियोसाइट। ठीक है, तो अगर हम मोनोसाइट्स के बारे में बात करेंगे तो देखो मोनोसाइट यहाँ पर है और ये आपका लिम्फोसाइट है। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट सबके बारे में जो है डिटेल से स्टडी करने वाले हैं हम। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का ब्लड का। ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्लड के बारे में समझिए कि ब्लड होता क्या है। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसको मैं मार्क कर दूंगा और आप उसको नोट डाउन कर लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ब्लड का, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं यहाँ से। तो सबसे पहली बात क्या है कि रक्त एक क्या होती है, तरल संयोजी उत्तक होती है। संयोजी उत्तक होती है, तरल होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है ये। ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, गन्ना नहीं, ये घना होगा यहाँ पर, घना। ठीक है, यहाँ पर आप घना लिख सकते हैं। ये घना थोड़ा चिपचिपा क्या होता है, घना होता है और चिपचिपा तथा स्वाद में नमकीन होता है। इसका जो स्वाद है वो नमकीन की तरह होता है, मतलब साल्टी होता है। साल्टी होने का कारण क्या होता है, NaCl। साल्टी होने का कारण क्या होता है, इसका NaCl, प्लाज्मा में NaCl पाया जाता है। प्लाज्मा जो होता है उसमें 8% अन्य तत्व पाए जाते हैं, जिसमें 8% अन्य तत्व में NaCl जो है वो पाया जाता है। और ये क्षारीय भी होता है। क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि इसका pH का जो वैल्यू है वो 7.4 होता है दोस्तों। ठीक है, इसका pH वैल्यू जो है वो 7.4 होता है, इसलिए क्षारीय इसकी प्रकृति होती है। ठीक है, और क्षारीय होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, जिसके कारण ये क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये प्लाज्मा में। प्लाज्मा में 92% वाटर पाया जाता है और 8% अन्य तत्व पाए जाते हैं। उन अन्य तत्व में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, क्षारीय होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज।
अगर आपसे पूछे कि इसका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। इनकमिंग एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये सभी टॉपिक्स गाइस, ठीक है, इसलिए आप इसको मार्क कर ले, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम प्लाज्मा का टॉपिक। देखिए प्लाज्मा को, जैसा कि मैंने आपको अंडरलाइन भी किया हो, तो सबसे पहले प्लाज्मा को स्टडी करेंगे। तो प्लाज्मा में आप क्या जानेंगे, रुधिर का 50 से 60% भाग होता है। यानी कि अभी हमने क्या बताया आपको, ब्लड में कार्पल्सेस और प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा जो है वो आपका कितना परसेंट पाया जाता है, 55%। ब्लड में प्लाज्मा जो है वो 55% रहता है, इसलिए 50 से 60% लिखा हुआ है। तो जितना भी ब्लड होता है उसका 50 से लेकर के 60% पार्ट जो है वो प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है ब्लड में, ठीक है। बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो आपका क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। और ब्लड सेल में कौन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लाज्मा में लगभग 92% मैंने क्या बताया था कि जल पाया जाता है। मैंने आपको भी बताया कि 92% प्लाज्मा में जो है जल पाया जाता है। बचे हुए शेष 8% में प्रोटीन है, ग्लूकोज है, लवण, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और प्लाज्मा में, ठीक है, प्रोथ्राम्बिन भी पाया जाता है, फाइब्रिनोजन भी पाया जाता है, ग्लोबुलिन भी पाया जाता है और एल्बुमिन भी पाया जाता है। ये सभी प्रोटीन्स हैं, ये सब की सब जो प्रोटीन्स है ये आपकी सब प्लाज्मा में पाई जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है ये वाला प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो ब्लड होता है, ये जो आपका ब्लड होता है, उस ब्लड का क्या करते हैं, ये ब्लड का थक्का जमाने में मदद करते हैं। ब्लड का थक्का का मतलब क्या हो गया, ब्लड का थक्का का मतलब ब्लड का स्कंदन, यानी कि जो ब्लड आपका क्लोट करता है, ब्लड के क्लोटिंग में प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। जो जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट्स बताई हैं, जो यहाँ पर आप अंडरलाइन देख रहे होंगे, जिसको मैंने हाईलाइटेड किया है उसको तो आप याद ही रखें। मैंने किसको हाईलाइटेड किया, मैंने प्रोथ्राम्बिन को हाईलाइटेड किया, मैंने फाइब्रिनोजन को हाईलाइटेड किया है, ठीक है, ग्लोबुलिन को मैंने हाईलाइटेड किया है, एल्बुमिन को मैंने हाईलाइटेड किया है। ये सभी प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में पाई जाती हैं, आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ग्लोबुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, ठीक है, ये रुधिर के प्लाज्मा, यानी कि रुधिर प्लाज्मा के प्रासरण दाब को नियंत्रण करते हैं। यानी कि जो उनका ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है, जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है, उस प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, ग्लोबुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया। ये सभी उस जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, यानी उसको कंट्रोल करते हैं। और इसकी कमी से शरीर की कोशिकाओं में पानी भर जाता है। अगर हम बात करें, ग्लोबुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, अगर इनकी कमी हो जाती है तो शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी सेल्स हैं, सब में पानी भर जाता है। और पानी भर जाता है तथा शरीर के टिश्यू फूल जाते हैं। तो कोशिकाओं में अगर पानी भरेगा तो कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू। तो जाहिर सी बात है कि टिश्यू फूल जाएगा, और जब टिश्यू फूल जाएगा तो इसके कारण एक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, एक रोग हो जाता है। उस रोग को क्या बोलते हैं, क्वासिरकोर नामक रोग जो है वो हो जाता है। इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये रोग आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। शरीर की कोशिकाओं में पानी भर जाता है, जिसके कारण कोशिकाएं, यानी कि जो टिश्यू हैं, जो उत्तक हैं, वो फूल जाते हैं। और फूलने के बाद जो है एक रोग हो जाता है। रोग नहीं, यहाँ पर रोग होगा। ये रोग जो लिखा हुआ आप इसको ध्यान दें, ये रोग लिखा हुआ है, ठीक है, रोग। ये प्रिंटिंग का मिस प्रिंटिंग हो चुका है, टाइपिंग का थोड़ा मिस्टेक है। तो क्वासियारकोर जो है वो नामक रोग हो जाता है। कब? जब ग्लोबुलिन और एल्बुमिन रुधिर जो है वो प्लाज्मा के प्रासरण दाब को नियंत्रण करता है, ये तो मैंने बताया था। अगर इनकी कमी हो जाए, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन की अगर कमी हो जाए, किस में कमी हो जाए, ठीक है, रुधिर में अगर कमी हो जाए, तो इसकी कमी से शरीर की कोशिकाओं में पानी भर जाता है और टिश्यू जो है वो फूल जाते हैं। और उसकी कमी से, यानी उसकी कमी से एक रोग हो जाता है, जिसको क्वासियारकोर नामक रोग कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ठीक है। ये एक नया तरीका है, 2021 में आपको मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ। और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे आपके यूपीपीसीएस जीएस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस जो पूछा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है जीएस का पोर्शन, ठीक है। आप हमारे चैनल पर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको समझ में आ रहा है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस, जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट की आपसे। चलिए अब बात करते हैं रुधिर प्लाज्मा में। तो रुधिर प्लाज्मा में विटामिन जो पाए जाती हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स, ये सब मिलते हैं उसी में, सब की सब उसी में पाए जाते हैं। रुधिर प्लाज्मा में हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन भी, ठीक है, ऑक्सीजन भी घुले होते हैं।
घुले रहते हैं, घुला होगा यहाँ पर, खुला नहीं होगा, घुला हुआ होना चाहिए, ठीक है, घुला रहता है यानी कि मिला हुआ रहता है। ऑक्सीजन, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन किस में रहता है तो आप बोलोगे सर रुधिर में पाया जाता है होमोग्लोबिन, तो होमोग्लोबिन जो है रुधिर का संचरण करता है, मतलब वो पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को सर्कुलेशन कराता है, ये आप जानते हैं। लेकिन आप एक चीज़ मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लाज्मा में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, जो प्लाज्मा है उसमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन बहुत माइन्यूर क्वांटिटी में पाया जाता है, बहुत 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 माइन्यूर क्वांटिटी में पाया जाता है, इसलिए आप उसको याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, ठीक है। प्लाज्मा में ही आपका क्या पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, प्लाज्मा में ही आपका क्या पाया जाता है, NaCl पाया जाता है, प्लाज्मा में ही क्या पाया जाता है, आपका ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा में ही आपका हार्मोन पाया जाता है, प्लाज्मा में ही आपका एंटीबॉडी पाया जाता है। तो एंटीबॉडी का तो आपका हम जानते ही हैं, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ये एंटीबॉडी का काम होता है। एंटीबॉडी एंटीजन के साथ मिलकर के ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब की सब कहाँ पाई जाती हैं, ये सब की सब आपकी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। सुने मेरी बात को ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जितने भी एंटीबॉडी होती हैं, ठीक है, जितने भी एंटीबॉडी हैं ये सब की सब आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को मदद करती हैं, इंक्रीज करने की, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती हैं एंटीबॉडी, और एंटीजन के साथ मिलकर के ब्लड ग्रुप का निर्माण भी करती है, हम पढ़ेंगे अभी, बताएंगे आपको आगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप याद रखेंगे कि जितनी भी रुधिर प्लाज्मा होती है वो मुख्यतः क्या करती है, भोज्य पदार्थ का संवहन और ताप को नियंत्रण करने में सहायता करती है। तो ताप को नियंत्रण करने का सहायता का मतलब क्या हो गया, ताप को नियंत्रण करने का सहायता का मतलब ये होता है गाइस कि ये हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस बना कर रखती है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ना ज़्यादा ना कम होने देती है। और आप जानते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर कम और ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, हमको फीवर आ जाता है। 98.4 फ़ारेनहाइट होता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर, इससे ज़्यादा होगा तब भी फीवर, कम होगा तब भी फीवर, ठीक है। तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता तो दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 4 या 5 ऊपर बढ़ जाए तो फीवर हो जाता है, 100 पे फीवर हो जाता है, नीचे आने पर फीवर हो जाता है, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रुधिर कणिकाएं जो होती हैं यानी कि जिसको हम लोग ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, उनमें रुधिर कणिकाएं यानी रुधिर का 40 से 50% भाग होती हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया ना, मैंने क्या बताया कि जो आपके पास ब्लड है उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास क्या है, कार्पेल्सेस है और एक प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा आपका 55% हो गया, बाकी बचा हुआ ब्लड कार्पेल्सेस जो है वो आपका कितना प्रतिशत है, 40 से 45% पाया जाता है, यानी कि 45% भाग होता है। और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि जो ब्लड कार्पेल्स है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका रेड ब्लड सेल है, अभी हम आगे बात करेंगे, एक आपका WBC होता है, और एक आपके पास जो है वो प्लेटलेट्स होता है। एक क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, WBC होता है और रेड ब्लड सेल होता है। तो सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम रेड ब्लड कार्पल्स जो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है वो भ्रूण अवस्था में कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि RBC का निर्माण जो है एक ऐसा बच्चा जो माता के गर्भ में है, ठीक है, किसमें है, माता के गर्भ में है, ठीक है, माता के गर्भ में, उसमें RBC का निर्माण कहाँ होता है, उसमें RBC का निर्माण होता है लिवर में। क्या होता है मेरे बच्चों, लिवर में निर्माण होता है। कहाँ होता है, लिवर में निर्माण होता है। लेकिन जन्म के पश्चात RBC का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, लंबी अस्थियों के सिरों पर पाए जाने वाले लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो लंबी अस्थि कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए लंबी अस्थि में फिगर बना रहा हूँ छोटा सा, उसको देख करके आप समझ सकते हैं। लंबी अस्थि होती हैं, ठीक है, ये लंबी अस्थियाँ होती हैं, इनके जो सिरे होते हैं ये इनके सिर हैं, ये इनका जो सिरा है, इन सिराओं में जो है क्या पाया जाता है, RBM पाया जाता है। क्या पाया जाता है, RBM पाया जाता है। और उस RBM में जो है वो क्या होता है, रेड ब्लड सेल यानी कि RBC का निर्माण होता है। यहाँ पर भी जो है वो RBM पाया जाता है, यहाँ पर भी RBM पाया जाता है। रेड ब्लड, ठीक है, बोन मैरो, रेड ब्लड मैरो बोल सकते हो यहाँ पर, रेड ब्लड, ठीक है, बोन मैरो बोल सकते हो। RBC जो यहाँ पर रेड बोन मैरो आप बोल रहे हो ना, RBM, ये जो RBM है इसको आप रेड बोन मैरो बोलोगे, जहाँ पर किसका निर्माण होता है, RBC का निर्माण होता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये लंबी अस्थियों के सिरों में पाई जाती है। लंबी जो हमारी अस्थियाँ होती है रीढ़ वाली, उनके सिरों में पाई जाती है, वहाँ पर RBC का निर्माण होता है। और ये RBC का निर्माण कब होता है, जन्म के पश्चात। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता, जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है, तब तक जो है RBC का निर्माण कहाँ होता है, उसको यकृत यानी कि लिवर में होता है। कहाँ होता है, यकृत यानी कि लिवर में होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर हम WBC के बारे में बात करें तो WBC जो है वो भी आपकी लंबी अस्थि में ही उसका निर्माण होता है, लेकिन उसका निर्माण क्या होता है, उसका निर्माण होता है बाइबियम में, यानी कि येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो ये कहाँ पाया जाता है, ये आपकी लंबी अस्थि का जो मीड वाला पोर्शन होता है, जो बीच वाला पोर्शन होता है, उस पोर्शन में जो है आपका बाइबियम पाया जाता है, और वहीं पर जो है वो WBC का निर्माण होता है। ठीक है, तो RBC का विघटन कहाँ पर होता है? अगर हम बात करें RBC का जन्म के बारे में, तो RBC का जन्म वैसे आप जानते होंगे, RBC का जन्म 120 दिन अप्रोक्स होता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी डेड हो जाती है। जब उसका डेड होता है तो वो डेड होता कहाँ है? विघटन का मतलब हो गया RBC का डेड। तो RBC का डेड जो वो प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। ठीक है, प्लीहा में होता है, इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? RBC का कब्र ग्राह कहा जाता है, कब्रिस्तान जिसको आप बोल सकते हो, RBC का कब्रिस्तान आप उसको बोल सकते हो। किसका? RBC का। क्यों? क्योंकि RBC का विघटन होता है, RBC 120 दिन के बाद जो वहाँ पर डेड हो जाती है, मर जाती है। क्या होती है? डेड हो जाती है और मर जाती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। वहाँ से दो प्रोटीन्स निकलती हैं, दो प्रोटीन्स निकलती हैं, वो जो है आपके ब्लड में मिल करके पूरे शरीर में फैल जाती हैं, जिसके कारण आपको पीलिया नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। तो ये जो रोग है RBC के, ठीक है, RBC के क्या बोलते हैं, डेड होने के कारण ही होता है। तो जो जब RBC डेड होता है तो उसका क्या हो जाता है? उसका विघटन होता है। विघटन होने के बाद उसको डिकम्पोज किया जाता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर वो बाहर ना निकला, ब्लड में मिल गया, तो ब्लड में मिलने के बाद पीलिया नामक रोग, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, उस प्रकार का रोग हो जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं ऊंट और लामा। ऊंट और लामा को छोड़ करके जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, हर एक स्तनधारी के जीव में RBC का केंद्रक यानी RBC के में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जानवर होते हैं, ठीक है, जितने भी जानवर होते हैं, हर किसी जानवर में RBC होता है, लेकिन उन सभी जानवर के RBC में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। फिर सिर्फ किसको छोड़ करके? ठीक है, ऊंट और लामा को छोड़ करके, ऊंट और लामा को छोड़ करके, सिर्फ ऊंट और लामा दो ऐसे जानवर हैं, ऊंट और लामा दो ऐसे जानवर हैं जिनकी, ठीक है, जिनके RBC में केंद्रक पाया जाता है, जिनकी RBC में केंद्रक पाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि RBC की जो संख्या होती है वो होती है 45 से लेकर के 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी कि 45 से लेकर के 50, ठीक है, लाख, 50 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में RBC की संख्या 45 से लेकर के 50 लाख मिलीमीटर क्यूब होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ये, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको याद कर लें एज इट मेरे दोस्तों। ठीक है, RBC का निर्माण में ही हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, RBC के निर्माण में ही हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। किसके? RBC के निर्माण में हीमोग्लोबिन के कारण। RBC में जो RBC का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना, एक होता है हिम प्लस ग्लोबिन, दो शब्दों से मिलकर बना है हिम प्लस ग्लोबिन, जिसमें हिम एक प्रकार का क्या होता है? रंजक होता है, जिसको वर्णक कहते हैं, और जिसके केंद्र में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ठीक है, हिम जो है, हिम क्या है? एक वर्णक है, उसके केंद्र में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और ग्लोबिन क्या है? ठीक है, ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन अगर आप देखेंगे, थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन जो है मेरे दोस्तों एक प्रकार की प्रोटीन होती है। मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं कि ब्लड जो होता है RBC होता है वो रेड कलर का होता है ड्यू टू द होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हिम प्लस ग्लोबिन, जिसके ग्लोबिन यानी हिम जो होता है उसके केंद्रक में लोहा पाया जाता है। और ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ग्लोबिन क्या होती है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है। इसको आप याद रखेंगे, सारी चीज़ों को आप एज इट, ठीक है, आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। दूसरी बात मैं आपको और बताने जा रहा हूँ कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 11 से लेकर के 13 ग्राम पर 100, ठीक है, मिलीलीटर होती है। जबकि पुरुषों के बारे में बात करो तो 13 से लेकर के 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होती है। यानी कि एक
एक 100 मिलीलीटर में 13 से 12 ग्राम क्या होता है, क्या पाया जाता है, होमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर इतना होमोग्लोबिन है तो ये नॉर्मल पुरुष जो होते हैं, जो जिनकी तबीयत ठीक है, जो बीमार नहीं है, जो नॉर्मल हैं, उन नॉर्मल पुरुषों की जो होमोग्लोबिन होती है वो आपकी 13 से 15 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, जबकि महिलाओं की 1113 ग्राम पर ग्राम जो है वो मिलीमीटर होती है। ठीक है, और इसको पर 100 मीटर वही लिखा हुआ, पर 100 मीटर आप बोल सकते हो, 100 मीटर नहीं मिलीलीटर होना चाहिए था, पर 100 मिलीलीटर होगा। ठीक है, समझ गया मेरी बात। नोट करके एक दो बात और आपको मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आप देखिए क्या कि विज्ञान की भाषा जिसके अंदर हम रुधिर का अध्ययन करते हैं उसको हेमेटोलॉजी कहते हैं। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद रखेंगे। विज्ञान की भाषा जिसके अंदर हम रुधिर का अध्ययन करते हैं उसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है। और रक्त जो है वो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ठीक है, वो जमता नहीं है। ब्लड जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जमता नहीं है, इसलिए उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। और रक्त को ना जमने के लिए उसमें सोडियम एक्जिलोट मिलाया जाता है। ठीक है, रक्त ना जमे इसलिए उसमें सोडियम एक्जिलोट, ठीक है, ऑक्जिलेट जो है वो मिलाया जाता है। और रुधिर प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देने से शेष बचे भाग को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्योंकि रुधिर प्लाज्मा में आप जानते हैं फाइब्रिनोजन प्रोथ्राम्बिन 2 चीज़ें पाई जाती हैं जो ब्लड के स्कंदन यानी कि ब्लड का कोटिंग में मदद करता है। पोटासियम की हेल्प से होता है ये, क्योंकि पोटासियम जो है वो रुधिर में क्या करता है, लीवर जो होता है वहाँ पर, लीवर जो होता है वो आपकी प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है जो होती है, जो प्रोटीन्स होती हैं उसको बनने में मदद करता है। कौन, पोटासियम। ठीक है, इसलिए इस बात को आप याद रखेंगे। तो रुधिर प्लाज्मा में आपका फाइब्रिनोजन और प्रोटीन को निकाल देने से, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देने से क्या होता है कि जो बचा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख रहे होंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है, जैसा मैंने आपको बताया, एक स्वस्थ मनुष्य क्या कर सकता है, 450 मिलीलीटर, जिसको हम 1 यूनिट रुधिर बोल सकते हैं, वो दान कर सकता है। स्वस्थ मनुष्य, जो स्वस्थ मनुष्य है वो रुधिर को दान करे, जो बीमार है वो रुधिर को दान ना करे, क्योंकि बीमारी उसके रुधिर में, तो वो रुधिर के साथ बीमारी जो है वो दूसरे लोगों में चली जाएगी। ठीक है, एक स्वस्थ जो है वो 450 मिलीलीटर जो यूनिट दान कर सकता है, जिसे हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। हेमोग्लोबिन जो होता है उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो ऑक्सी होमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सी होमोग्लोबिन कहलाता है। होमोग्लोबिन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो ऑक्सी होमोग्लोबिन कहलाता है। और होमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है उसको मेजर करने का जो काम है वो कौन करता है, वो करता है हीमोटोसाइटोमीटर। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर जो है उसकी मदद से हम हीमोग्लोबिन की मात्रा को माप सकते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है नहीं है, ये हीमोसाइटोमीटर की मदद से हम पता कर सकते हैं। पहाड़ों पर जो अधिक ऊंचाई पर लोग रहते हैं, पहाड़ों की जो अधिक ऊंचाई पर लोग रहते हैं उनकी आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड की मात्रा उनकी बढ़ जाती है। और विकसित देश में जो गरीबी रेखा होती है वो हीमोग्लोबिन से निर्धारित की जाती है। विकसित देशों की जो गरीबी रेखा है उनको निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, हीमोग्लोबिन के आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं WBC के प्रकार। तो WBC जो है वो आपका 2 प्रकार का होता है, एक कणिका युक्त WBC होता है, एक कणिका विहीन WBC होता है। एक कणिका युक्त WBC होता है, कणिका विहीन WBC होता है। तो कणिका युक्त का मतलब हो गया WBC, यानी कि कणिका युक्त WBC जो है वो जीव द्रव में दानेदार संरचना पाई जाती है। कणिका युक्त WBC जो होता है, ठीक है, कि जीव द्रव्य जो होते हैं उनमें दानेदार संरचना पाई जाती है। और इनको मुख्यतः, यानी कि कणिका युक्त WBC जो, उसको मुख्यतः हम 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन 3 पार्ट्स हैं, एक तो होता है इसिनोफिल्स, एक एसिनोफिल्स है, एक होता है वेसोफिल्स और एक होता है न्यूट्रोफिल्स। एक एसिनोफिल्स, वेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अगर एसिनोफिल्स के बारे में बात करोगे तो ये कितना पाया जाता है WBC में, ये 2 से 3% पाया जाता है मात्र। कितना पाया जाता है, 2 से 3। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की है कंटेंट को तैयार करने में, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, मेहनत लगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से टॉपिक पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक तो होता है एसिनोफिल जो 2 से 3% पाया जाता है। ये एलर्जी आदि में सक्रिय हो जाता है। जब एलर्जी किसी चीज़ से होती है ना
तो जैसे हमको मान चलो कभी गर्मी से एलर्जी है, किसी को ठंडे से एलर्जी हो जाती है, किसी को आम खाने से एलर्जी हो, बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। तो जब हमको एलर्जी होती है तो उस समय एसिनोफिल जो है वो एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, और इसकी संख्या बढ़ जाने से, ठीक है, एसिनोफिल नामक रोग, एक इसकी संख्या अगर गलती से बढ़ गई, ठीक है, एसिनोफिल की अगर संख्या बढ़ गई तो बढ़ने से क्या होता है? एसिनोफिलिया नामक एक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एसिनोफिलिया नामक एक रोग हो जाता है। कब? जब एसिनोफिल बढ़ जाए। एसिनोफिल कब बढ़ेगा? एसिनोफिल तब बढ़ेगा जब आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो, ठीक है, जब आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो, और एलर्जी होगा तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो आपको क्या होगा? रोग हो जाएगा। वो जो रोग कहलाएगा वो रोग आपका एसिनोफिलिया कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो एसिनोफिल की संख्या के बढ़ने के कारण हुआ है। एसिनोफिल की संख्या के बढ़ने के कारण हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर हम वेसोफिल के बारे में बात करें तो ये आपके WBC में 0.5 से 1% पाया जाता है। 0.5 से 1% पाया जाता है वेसोफिल्स। वेसोफिल में कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं, आप याद रखेंगे। यह प्रोटीन के संवहन का काम करता है, जैसे है ना, हिस्टामिन हो गया, हेपेरिन हो गया, ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो वेसोफिल में पाई जाती हैं, और ये प्रोटीन का संवहन करने में मदद करती हैं। ये प्रोटीन का संवहन करने में क्या करती है? मदद करती है। कौन? वेसोफिल्स। अगर हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात करें, न्यूट्रोफिल जो है वो WBC में 60 से 65% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 60 से 65% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 60 से 65% पाई जाती है। जीवाणु, और ये क्या करता है? जीवाणु आदि का भक्षण करता है, जीवाणु को खा जाती है, जीवाणु को मार देती है, खा नहीं जाती, जीवाणु को मार देती है, उसका भक्षण करती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इसलिए इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। भक्षण करने का काम भी करती है, ठीक है, भक्षण करने का काम भी करती है। अगर हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे होंगे न्यूट्रोफिल जो 60 से 65%, तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी? न्यूट्रोफिल्स की। एसिनोफिल आपने देखा 2 से 3% है, तो वेसिनोफिल से तो एसिनोफिल ज़्यादा है, एसिनोफिल से कौन ज़्यादा है? न्यूट्रोफिल ज़्यादा है, क्योंकि न्यूट्रोफिल की संख्या 60 से 65% होती है, जबकि एसिनोफिल की संख्या जो है वो 2 से 3% है, और वेसोफिल की संख्या 0.5 से जो है वो 1% पाई जाती है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनका नोट्स बना लीजिए, आपके 1 डे एग्जाम में हमेशा काम आने वाले हैं ये नोट्स, ठीक है। आइए बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं प्लेटलेट्स के बारे में, तो कुछ यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। आने वाले वीडियो में हम प्लेटलेट्स के और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्लड का भी बहुत सारा पोर्शन जो हमको पढ़ना बाकी है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है ब्लड्स में। ब्लड अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लड है क्या, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। सबसे पहली बात तो आप ये जानें कि प्लेटलेट जो होता है वो केंद्रक विहीन होता है, कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। ये एक, ठीक है, तस्तरी नुमा रचना होती है, तस्तरी नुमा रचना होती है। इसका जीवन काल जो है लगभग 7 दिन होता है। ये 7 दिन जो है वो जीती है। कितने दिन जीती है? 7 डेज जो है वो लगभग इसका जीवन काल होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य रुधिर को स्कंदन करने में सहायता करता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रुधिर को स्कंदन करने में सहायता करते हैं। कैसे रुधिर को स्कंदन करने में सहायता करते हैं, ये पूरी प्रोसेस मैं जो है वो आपको डिस्कस करूंगा, पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा, ठीक है। स्कंदन करने में सहायता करते हैं। इसमें विटामिन के इसकी सहायता करती है। अब विटामिन के जो है वो ब्लड का स्कंदन करने में क्या करती है? सहायता करती है। कैसे सहायता करती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एंटीजन और एंटीबॉडी, 2 चीज़ें और समझनी है आपको, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित हुई अणु, ठीक है, ये अणु होगा, अणु है जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। ये तो मैंने आपको बताया था। एंटीबॉडी के बारे में मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी जो होता है वो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती है। किसका काम करती है? एंटीबॉडी जो प्रतिरक्षा तंत्र का। अभी जैसे आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फिर से फैलना स्टार्ट हो गया। तो कोरोना वायरस जब फिर से फैलना स्टार्ट हो गया है तो कोरोना ज़्यादा इफेक्टिव किसके लिए है? ज़्यादा इफेक्टिव उसके लिए जिसका इम्यूनो सिस्टम अच्छा नहीं है, जिसका एंटीबॉडी मजबूत नहीं है। तो जिस व्यक्ति के एंटीबॉडी मजबूत है उसके लिए कोरोना वायरस उतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। इस बात को आप समझे। तो क्या किया गया है कि क्यों जितने भी WHO, जितने भी डॉक्टर्स हैं क्या सलाह देते हैं? सब के सब यही सलाह देते हैं कि आप अपने बॉडी के एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी बॉडी के अपने अमीनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। आपका अमीनो सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको कोरोना वायरस इफेक्टिव नहीं पहुँचाएगा। क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है, बीमारियों से लड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी प्रतिरक्षा स्वरूप हमारे ऊतकों द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है जो एंटीजन से जाकर क्रिया करती है और इस प्रोटीन को एंटीबॉडी
कहते हैं। इसकी प्रतिरक्षा स्वरूप हमारे बॉडी यानी हमारे ऊतकों द्वारा क्या होता है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है जो एंटीजन से जाकर के क्रिया करती है, और इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीबॉडी, हम बात करेंगे, ठीक है। जब हम ब्लड का आपको पूरा पढ़ाएंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे, तब हम बात करेंगे एंटीबॉडी के बारे में, और हम बात करेंगे कि कैसे आपका ब्लड क्लॉट करता है, पूरा एक रिएक्शन, पूरा इक्वेशन, सब कुछ आपको लिख के बताएंगे कि कौन किससे मिलता है, कौन किसको प्रेरित करता है, कितने स्टेप में आपका जो है ब्लड क्लॉटिंग करता है, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, ब्लड के अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।